जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बैर साहब के साथ डिस्कस करेंगे जो एफपीएससी का सीएसएस 2027 का रोड मैप है उसको, और उसके साथ साथ स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप उसमें अपेयर होना चाहते हैं तो एमपीटी को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे सीएसएस का जो एमपीटी होता है, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, उसके बारे में कि उसका इश्तिहार कब आ रहा है, उसका इम्तिहान कब होगा, उस इम्तिहान की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और उनमें से कौन कौन से ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें से सवालात आते हैं। तो शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर जी बहुत शुक्रिया। सर आपका भी शुक्रिया। सर जी कब इश्तिहार आ रहा है एमपीटी का? सर ये ऐड इंशाल्लाह आएगा। जो एफपीएससी ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया है 5 जुलाई को, उसके मुताबिक ये है कि 2 अगस्त को ऐड जो है वो पब्लिश होगा। ठीक है, 2 अगस्त को इश्तिहार आएगा और उसके बाद 20 अगस्त तक आपके पास टाइम होगा सीएसएस के लिए अप्लाई करने का। ठीक है, 2 अगस्त को इश्तिहार आएगा, 3 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक सीएसएस की एमपीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये इसका जी शेड्यूल है। तो एमपीटी की तारीख क्या है इस शेड्यूल के मुताबिक? इसके मुताबिक फिर ये है कि आपके पास तकरीबन 1 महीना और 10 दिन का टाइम होगा। 27 सितंबर को आपको जो है वो एमपीटी होगा। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन अब कह लें कि 2 महीने 10 दिन, हाँ जी, ऑलमोस्ट 2.5 माह तकरीबन। जी। आज हम जहां पर बैठे हैं तकरीबन 2.5 माह के बाद एमपीटी होना है। ये सर सीएसएस की फर्स्ट स्टेज है। ऐसे ही है। अब आप में से कोई बंदा भी अब ये कौन से वाला सीएसएस? 2027, क्योंकि इसके पेपर 2027 में होने हैं। ओके 2026 के पेपर हो चुके हैं। ओके। अब ये तो सर फैक्ट है ना कि अगर आपने नौकरी करनी है, आप अपना पूरा जोर लगाएं कि आपको सीएसएस करना चाहिए। शशकी वाली हो। नहीं है ही नौकरी, मतलब है ही तो सीएसएस ना सर। ऐसे। उसके बाद अगर आप वहां पर नहीं हो पाते, कोई हार्ड लक होता है आपका, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए प्रोविंशियल मैनेजमेंट पीएमएस के लिए। पीएमएस के अंदर। ये तो 2 ऐसी नौकरियां हैं जो नौकरी के जो है क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं। सही। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत पीआर चाहते हैं, प्रोटोकॉल पावर चाहते हैं। ये तमाम चीजें सिर्फ सीएसएस और पीएमएस के अंदर हैं। जो बाकी जॉब्स हैं उनके अंदर कुछ भी नहीं। उसके अंदर सिर्फ तनख्वाह या वो जिसे हम वजीफा कहते हैं वही है, इसके अलावा बाकी लेबर वर्क है। तो जब आप अब सीएसएस की तरफ जाते हैं तो सीएसएस में सबसे पहला स्टेप जो आपका आता है वो है एमपीटी। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है सर, एमसीक्यूज बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, एमपीटी। ठीक है, सही। अब ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे आप दूसरी जुबान में स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। यानी ये अगर आप पेपर क्लियर करेंगे तो आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी। अब आप इसमें भी 2 चीजें हैं। आपने एमपीटी पर अप्लाई किया है और आपने एमपीटी नहीं दिया तो आप सीएसएस नहीं दे सकते। ठीक है, पहला। दूसरा, आपने एमपीटी दिया है और आपके 60 से कम नंबर आए हैं, आप फेल हैं, आप फिर भी नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें जो बेंचमार्क है वो 60 में 66 है, या मेरे ख्याल 66 नंबर है। तो आप फिर भी जो है सीएसएस नहीं दे सकते। अगला, अगर आपने एमपीटी पास कर लिया है और आप फिर सीएसएस के इम्तिहान में बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी आप बैठे या ना बैठे। ओके। अगर वो शख्स स्क्रीनिंग क्लियर करता है, आगे जाके वो नहीं बैठता जी, तो क्या उसकी वो टर्म काउंट होगी या नहीं? जी नहीं, अटेम्प्ट काउंट नहीं होती। ओके जी। इवन के अगर उसने अटेम्प्ट पता किस सूरत में काउंट होती है? अगर आप इम्तिहान में बैठ गए हैं, ओके, आपने एक पेपर दिया है, आपने सारे पेपर दिए हैं, आपकी अटेम्प्ट काउंट है। ओके ठीक है। अगर आप नहीं बैठे, आपने अप्लाई भी किया है, इवन के एमपीटी दिया है, एमपीटी देने के बाद आपने अप्लाई किया है और आप फिर भी इम्तिहान में नहीं बैठे तो आपकी टर्म काउंट नहीं होती। ये एमपीटी बुनियादी तौर पर रखा क्यों गया था? उसके बाद आते हैं कि एमपीटी की तैयारी क्या करती है और उसके अंदर सिलेबस क्या होता है। एमपीटी इसलिए रखा गया सर कि फर्ज कर ले कि जब सीएसएस का इश्तिहार आता है, पूरे पाकिस्तान से 40,000 लोगों ने सीएसएस के लिए अप्लाई कर दिए हैं। सर तकरीबन 1 लाख के करीब। नहीं, सीएसएस पे इतने नहीं करते। अच्छा, सीएसएस पे थोड़े लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे जो मेरे ज़हन में फिक्र है कि 90+ थाउजेंड लोग अप्लाई करते हैं,
वो 10-12 हज़ार जाके पेपर पास करते हैं, उसमें से। नहीं, वो आप वो पब्लिक सर्विस कमीशन और सीएसएस में बहुत फर्क है। ठीक है। सीएसएस में 3 तरह के उम्मीदवार जाते हैं। एक वो उम्मीदवार जो बहुत सीरियस उम्मीदवार होता है, ठीक है, उसने जान लगाई हुई होती है, वो सीएसएस का इम्तिहान देने जाता है। दूसरा शौकिया सीएसएस दे रहे होते हैं लोग, ठीक है। और तीसरा वो लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं और पेपर नहीं देते। यानी दूसरे वो लोग होते हैं जो ये समझते हैं उनके साथ नाम के साथ ये लिखा जाएगा कि एक्स कैंडिडेट फॉर सीएसएस। मुझे CSS हमारे aspirant। एक्स बॉस बात बताया करते थे हाँ जी। कि एक आम ट्रेंड है, क्योंकि वो मॉडल टाउन में रहते होते थे ना, तो अजहर साहब, तो वो कहते होते थे कि मॉडल टाउन में जिस बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा होता था, लड़के या लड़की का, तो वो साथ वाले पूछते तो है ना, हमारी जो कम्युनिटी ऐसी होती है कि की कर दो, कहने सीएसएस कर रहे हैं। सही हो गया। अच्छा, तो वो सीएसएस कर रहे होते हैं, कुछ मतलब इस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। अब सर हम आ जाते हैं, यानी सीएसएस इसलिए भी किया जाता है कि अपनी शादी हो जाए। नहीं, अच्छा, शादी नहीं हो रही, उसकी रीजन ये है कि सीएसएस कर रहे हैं ना मुंडा, ठीक है, सही हो गया। ये बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ एक ऐसा समझ लें कि मतलब सीएसएस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सीएसएस में कोई शक नहीं है कि ये एक सुपीरियर सर्विस है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका नाम ही बहुत है ना, अगर आप किसी को कहें कि हमारा बच्चा, ठीक है, बुनियादी तौर पर सीएसएस एस्पायरेंट है और हमने उसे अभी तक छूट दी हुई है कि वो सीएसएस की तरफ जाए, सो वी आर नॉट प्लानिंग, ठीक है। तो ये एक ऐसा जस्टिफिकेशन है कि उस बच्चे का फैमिली का भरम भी रह जाता है और दूसरे मुतमईन भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई है। तो ये अजहर साहब मरहूम जो है, ये बड़े शद्दोमत से सुनाया करते थे हमें, सही, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर हम सीएसएस का जो एमपीटी है, इसमें जो 200 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आगे काउंट भी होता है? जी नहीं, इसके नंबर आगे काउंट नहीं होते। ओके, ये सिर्फ इसी के लिए होता है कि आप अगले स्टेज के लिए जाना है या नहीं जाना, और बस उसके बाद इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब देखिए ना, पीएमएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो काउंट होता है, क्योंकि वो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, बाकी का पेपर। हाँ जी। इसका उस तरह से नहीं होता। ओके। अब सर हम आ जाते हैं कि इसका 200 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है। अच्छा, सॉरी, आप पहले वो बात कर रहे थे कि फर्ज किया 40,000 लोगों ने अप्लाई किया। जी, फर्ज करते हैं कि 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है और एमपीटी देने के लिए गए हैं 20,000 लोग। एफपीएससी को 50% कैंडिडेट्स को खुद निकालने की बजाय वो खुद कैंडिडेट निकल गए, ठीक है। अब उसके बाद फर्ज कर लेते हैं कि 20,000 में से, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता एमपीटी, मतलब ऐसा नहीं है कि 200 में से 66 नंबर नहीं आते, तो आप ये कर सकते हैं कि 20,000 में से 15,000 लोग पास हो गए, ठीक है। 40 में से 15 बच गए, 25 निकल गए। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये फैसला करते हैं कि अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो एमपीटी तो चलो उसने एज अ प्रैक्टिस के लिए दिया है, लर्निंग के लिए, अगले साल के लिए, क्योंकि एमपीटी जितनी दफा भी आप दें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा जी मैंने अभी नहीं करना, तो 5,000 वो लोग भी निकल गए, तो पीछे कितने बच गए? 10,000 लोग, ठीक है। और ये आइडियल फिगर होता है एफपीएससी के सीएसएस के इम्तिहान के लिए, ठीक है, कि जी 10,000 लोगों ने अप्लाई, 40,000 ने अप्लाई किया था, 10,000 फाइनल इम्तिहान में बैठे हैं, ठीक है। फिर उनको 40,000 की बजाय सिर्फ 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और उन 10,000 में से कितने लोग होते हैं जो पहले पेपर में मौजूद होते हैं और फिर आखिरी में भी मौजूद होते हैं? ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि 50% वहां भी उड़ जाते हैं। नहीं, 50% तो दूसरे पेपर में नहीं होते, ऐसे वाले के बाद। लोग इंग्लिश का पेपर देते हैं, उन्हें अंदाजा हो जाता है कि पेपर पास नहीं होना और वो अगले पेपर नहीं देते। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमार हो जाते हैं। 2014 में जब सीएसएस का इम्तिहान हमने दिया था ना, तो ये मुझे उस वक्त ये आप भी एक ऐसे कैंडिडेट को जानते हो जो सारा साल तैयारी करते हो और 2 पेपर के बाद उसको बुखार हो जाता है? मैं ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से पहले एक पेपर में बैठता है, फिर नहीं जाता। सही। और है भी बहुत सीरियस। सही करना भी उसने सीएसएस ही है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स थी, ऐसे ही जाया हो गई हैं तीनों की तीनों, ठीक है। अच्छा खैर, ये बहुत सीरियस मैटर है, हम तो चलो जरा मजाक कर रहे हैं, बट सीएसएस की जो अटेम्प्ट्स हैं ये बहुत सीरियस मैटर है। हमें बिल्कुल आधी तैयारी के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें बिल्कुल जो है
विदाउट प्लानिंग नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, जब तक हमें ये नहीं लगता कि दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं अटेम्प्ट के लिए जाऊं, तब तक नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली एवरेज कितना टाइम आपको चाहिए होता है अच्छी सीएसएस की तैयारी के लिए? एक साल, 2 साल? सर इट्स डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी एंड टेम्परामेंट ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है। कोचिंग जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो विदाउट कोचिंग करते हैं। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि सीएसएस के इम्तिहान में, पीएमएस के इम्तिहान में आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। मेजर पेपर किस चीज का होता है? वो होता है एसे का, इंग्लिश एसे। हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि हम ऐसे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड रखते हैं कि अगर नॉलेज है तो आप सीएसएस का ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सीएसएस का ऐसे नहीं है। नॉलेज के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ऐसे का टॉपिक क्या है, ये बुनियादी तौर पर इट्स द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ये आपकी ओपिनियन है। उस ओपिनियन को आपने कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ये एक एक्सप्लेनेटरी आपका नैरेटिव है। फिर आपने उस अपने एक्सप्लेनेटिव नॉलेज के साथ कितना अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस किया है, फिर आपने उसको कंक्लूड किया। सिर्फ ये बात कर देना कि फलां बंदे के पास नॉलेज नहीं था और उसका ऐसे नहीं है, मल्टीपल टेक्निकल मल्टीपल चीजें हैं इंग्लिश ऐसे के लिए। सो हम सिर्फ एमपीटी तक रहते हैं, इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो एमपीटी पे सर हम आ जाते हैं। एमपीटी का 200 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होता है। ये बुनियादी तौर पर 3 मेजर हिस्सों के अंदर तकसीम होता है। ठीक है। एक हिस्सा होता है अंग्रेजी का, दूसरा हिस्सा होता है जनरल एबिलिटी का, तीसरा हिस्सा होता है जनरल नॉलेज का। ओके गुड। ये 3 हिस्से, मेजर 3 हिस्से हैं। इनके अंदर फिर सब हिस्से हैं। लाइक जनरल नॉलेज का जो हिस्सा है उसके अंदर इस्लामियात के सवालात आते हैं, उसके अंदर उर्दू के सवालात आते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स के सवालात आते हैं, कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर ईडीएस के सवालात आते हैं, उसके अंदर करंट अफेयर्स के सवालात आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कंप्रीहेंशन भी आ जाती है बाजू का, कंपोजिशन, ग्रामर। ठीक है, हाँ ये चीजें आती हैं। ग्रामर क्यों एमसीक्यूज निकल नहीं ग्रामर से है ना, तो वो सवालात आते हैं। फिर है जनरल एबिलिटी जिसमें अलजबरा, जिसमें मैथ, जिसमें एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब ये सवालात आते हैं। ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। तो तीनों की कोई बाइफर्केशन है कि 200 में से इतने नंबर इसके हैं, 200 में से इतने इसके हैं? मेरे ख्याल में 50 नंबर इंग्लिश के आते हैं। ओके। इसी तरह से जो 50 नंबर के करीब आते हैं जनरल एबिलिटी के। ठीक है। और जो बाकी 100 नंबर बचता है वो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है। ठीक है, तकरीबन अराउंड इतने होते हैं। क्योंकि मैंने खुद एमपीटी नहीं दिया हुआ, जब मैंने सीएसएस दिया था तब तो एमपीटी था ही नहीं ना। आपकी तो है भी बहुत पुरानी बात है, जैसे 2014-15 की बात है, तब एमपीटी नहीं होता था। अच्छा जी, सो ये हिस्से हैं। ठीक है। इस इम्तिहान में 2 चीजें हैं। क्या आपने नंबर की रेस लगानी है? नो, नहीं लगानी, क्योंकि आगे इसका एडेड नहीं। इसका एक बंदे ने 180 नंबर लिए हैं, एक बंदे ने 70 नंबर लिए हैं, तो दोनों एक इक्वल है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको एमपीटी पास करना है। अब एमपीटी जब पास आप करते हैं तो आपने सिर्फ उसको उतना टाइम देना है, बाकी आपने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। ऐसा ना हो कि 2-2.5 महीने जो बाकी रह गए एक कैंडिडेट सिर्फ एमपीटी के ऊपर लगा दे। एमपीटी मीन जो पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हो रहे होते हैं, जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे होते हैं, वही एमपीटीज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ठीक, ठीक है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग? जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक हो गया। इसलिए इतने सारे लोग पास कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि इसलिए पास भी कर जाते हैं। मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि शायद पिछली दफा जो अभी एमपीटी हुआ था पिछली दफा, इसमें शायद इंट्रोड्यूस करवाया गया था नेगेटिव मार्किंग को, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, चलें इस पे हम दोबारा। हाँ, मुझे वैसे एग्जैक्ट याद नहीं है कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, मुझे लगता है कि नहीं होती। ओके, अच्छा, अब जो है इस पे आ जाते हैं हम कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। सीधा कोई भी मार्केट से एमपीटी की किताब ले लें। ओके, एमपीटी के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर किताब बनी हुई होगी, आप वो ले सकते हैं। ठीक है। आप मियां शफीक साहब की जो किताब है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, वो सीएसएस के लिए वैसे भी ज़रूरी है, आप वो ले सकते हैं। उसमें से आपका मैथ का पोर्शन कवर हो जाएगा, साइंस का हो जाएगा। ठीक है, ये उसके
एनालिटिकल रीजनिंग के हो जाएंगे, सीरीज उसके अंदर आती हैं, मिसिंग वर्ड्स आते हैं जो CSS के MPT के अंदर आते हैं, वो मियाँ साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखे हुए हैं। अगर तो प्रॉपर किताब लेनी है, कोई भी MPT की किताब ले लें। अगर नहीं लेनी तो आम पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पास पेपर्स की किताबें हैं, अगर आप में से कोई बंदा सिर्फ वही भी पढ़ लेगा तो आराम से MPT पास कर लेगा, आराम से। ठीक हो गया। लेकिन ये हरगिज नहीं करना एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने कि वो 2.5 महीने दिन रात लगा के 66 नंबर लेने के लिए लगा दे। अगर तो वो इस हद तक उसको MPT के लिए कोशिश करनी पड़ रही है ना, तो अगला तो बहुत बड़ा पहाड़ है, आगे तो उसने K2 पे चढ़ना है। सही। 2.5 महीने में आप सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना ऑप्शनल, 6 पेपर होते हैं, वो चाहे आप 200 नंबर के रख लें, चाहे आप 4 100 वाले रख लें और 1 200 वाला रख लें, मतलब बाइफर्केशन है उसके अंदर। 2.5 महीने में आप आराम से अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक दफा पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना टाइम है। 2.5 महीने और 2.5 महीने लगे 5 महीने बनते हैं, 2 दफा आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से इतना टाइम है कवर कर सकते हैं। सो MPT की तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस हद तक कि सिर्फ पास करना है। बुक्स के अलावा कोई और अदर सोर्सेस? बस किताब एनफ है, किताब से पढ़ना चाहिए। ठीक है। MPT के लिए जो यूट्यूब से कोई मतलब कोई वेबसाइट्स देख सकते हैं, बट मैं क्योंकि जाती तौर पर कहता हूँ कि असल CSS ज़्यादातर करने वाले बच्चे भी वही होते हैं ना, जो आम पब्लिक सर्विस का इम्तिहान दे रहे होते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस का दे रहे होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए नई बात है ना, जो बिल्कुल नए सिरे से जाएंगे। उन्हें कोई भी किताब ले लेनी चाहिए MPT के हवाले से, अगर कोई बनी हुई है स्पेसिफिक, वही ले लें, वही काफ़ी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दोबारा ये है कि जो कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 27/9 को, ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट फॉर रिटर्न एग्जाम CS 2027 8/11/2026 को जी 11 नवंबर को आएगी। हाँ जी। 10 नवंबर से 8 नवंबर को आएगी। 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जो है वो होगा अप्लाई करने का टाइम। आपने दोबारा अप्लाई करना जी होगा। सर, वही करेंगे ना जो MPT में हाजिर हुए हैं सिर्फ और पास हुए हैं, बाकी तो नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स की, हार्ड कॉपीज की, वो 4/12 है। हाँ जी। और CSS का जो इम्तिहान कंडक्ट होगा वो 27 जनवरी को होगा। ओके, ठीक हो गया। ये फाइनल डेट है। ठीक, तकरीबन इसके अंदर अल्टरेशन खासा कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट ऐसा वो ना हो। और बात है, अदरवाइज ये फाइनल डेट है 27 जनवरी। अगर आप देखें, कल हम ये देख लेते हैं कि अगर एक बंदे ने 27 जनवरी को CSS का इम्तिहान देना है, ठीक है, तो उसको आज से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी बयान करता हूं। ओके। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस सर, आज चलें जी, ये MPT के हवाले से एक छोटी सी हमारी डिस्कशन थी। उम्मीद आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जहां पर भी आप ये देख रहे होते हैं वीडियो, उस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया।